बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में बेटा वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रियल एनालिसिस 2 में चैप्टर नंबर 1 आपका जो आपकी कोर्स आउटलाइन में है रीमान इंटीग्रल्स वो स्टार्ट किया हुआ है। और रीमान इंटीग्रल में इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पार्टीशंस को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, रिफाइनमेंट किसे बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन की थी। सेकंड लेक्चर में मैंने रीमान सम्स जो हैं, लोअर रीमान सम्स एंड अपर रीमान सम्स जो हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है रीमान सम्स की, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे जो कोर्स है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक नोटेशंस जो हैं जो कि हम आइंदा आने वाले लेक्चर जो हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे थ्योरम्स के प्रूफ में। तो ये बेसिक नोटेशंस कुछ बेसिक आपके रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इनका जानना ज़रूरी है। तो उनके ऊपर हम करते हैं डिस्कशन। तो टॉपिक हमारा है सम बेसिक नोटेशंस एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर रीमान इंटीग्रल्स। मैंने लिखा है जी कि लेट बी, कैपिटल बी इस तरह लिख के फिर आगे ए बी लिखा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट बी ए बी दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, यहाँ पर रह गया लिखना, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। फ़र्ज़ कर लें कि बी ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे तमाम फंक्शंस की कलेक्शन को, ऐसे सेट को जिसमें वो तमाम फंक्शंस पड़े हैं जो कि बाउंडेड हैं क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। बाउंडेड का कंसेप्ट आप रियल एनालिसिस 1 में और अपनी प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलस में कुछ इस तरह पढ़ के आए हैं। आप एक फंक्शन f को बाउंडेड कहते हैं कि अगर उसका जो एब्सोल्यूट है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से लेस देन इक्वल हो, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू इसकी डोमेन से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x, ये जो फंक्शन है आप जानते हैं इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के दरमियान क्लोज इंटरवल विद एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, और इसकी जो डोमेन है वो आपकी होती है सेट ऑफ रियल नंबर r। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है ये बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि साइन x का कोई भी आंसर इन एब्सोल्यूट फॉर्म 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल या बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी बाउंडेड फंक्शन की है। बेशुमार आप एग्जांपल बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी तमाम कलेक्शन उठा ली जाए, जितने भी आप बाउंडेड फंक्शन बनाते हैं उन तमाम को सेट की शक्ल में लिख दें, मतलब पहला बाउंडेड फंक्शन f1, फिर दूसरा f2, फिर तीसरा f3, तो इस सेट का जो नाम रखा जाएगा वो ये है, उसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ये चीज़ है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो इस तरह का है कि a लेस देन b है, यानी जो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन होती है -∞ लेस देन a है, a लेस देन b है और b पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा है। अब अगली बात, अब मैंने लिखा कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि बी ए बी में से यानी सेट ऑफ बाउंडेड फंक्शन जो है उसमें से एक फंक्शन हमने f उठाया है, यानी f बिलोंग करता है इस बाउंडेड फंक्शन के सेट से, और p एक पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशन के मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिलोंग कर रही है पी ए बी से। ये पी ए बी क्या है इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि पी ए बी मीन रिप्रेजेंट ऑल दी पार्टीशन डैट कैन बी डिफाइंड ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि पी ए बी भी एक सेट का नाम है। कैसे सेट का नाम है? ऐसी तमाम पार्टीशन जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर आप जितनी भी पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उन सब को अगर आप इकट्ठा कर लें तो उस सेट का नाम ये रखा गया है, ठीक है। तो f एक बाउंडेड फंक्शन उठाया, p एक पार्टीशन है, तो अब आगे हुआ क्या है? ये चंद एक इंपॉर्टेंट 4 जो नोटेशन मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली नोटेशन, ठीक है, अब ये मैंने बताया कि ये चीज़ें, ये अब इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आइंदा आने वाले थ्योरम में इस्तेमाल करूँगा। आपने कैपिटल M के, जब भी हम कैपिटल M के की बात करेंगे तो वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल M के रिप्रेजेंट द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन,
ये जो फंक्शन आपने एफ उठाया है जो कि बाउंडेड फंक्शन है, पहली शर्त यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एफ जो भी लेना है वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। ऐसा फंक्शन जिसका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस देन इक्वल हो इन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब आपका अगर कोई फंक्शन एफ है किसी केथ इंटरवल पर, ये क्या है आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द केथ इंटरवल, ठीक है। केथ इंटरवल पर फंक्शन के सुप्रीमम को हमने हमेशा एम के से डिनोट करना है। पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन के सुप्रीमम को हमने कैपिटल एम से डिनोट करना है। केथ इंटरवल के ऊपर फंक्शन के इन्फीमम को हमने स्मॉल एम के से डिनोट किया करेंगे। और क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, पूरे इंटरवल ए बी के ऊपर हम फंक्शन के इन्फीमम को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और आगे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो हमारा ये है कि वी कैन ऑब्जर्व डैट, आप कोई सा भी केथ इंटरवल रख लें, 1 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एन, याद रखिएगा आपका स्मॉल एम हमेशा छोटा या बराबर होगा एम के से, स्मॉल एम के छोटा या बराबर होगा कैपिटल एम के से, और कैपिटल एम के छोटा या बराबर होगा कैपिटल एम से। ये जो रिज़ल्ट है, ये जो रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया है, इसको ज़रा समझने के लिए आप ये ग्राफ की तरफ गौर कीजिएगा। मैंने फंक्शन उठा लिया साइन एक्स। साइन एक्स के मतलब मैं बता चुका हूँ कि साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है। इसका मैंने ग्राफ बनाया माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के दरमियान, माइनस पाई यानी माइनस 180 डिग्री से लेकर प्लस 180 डिग्री के दरमियान इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक होगी बात ये। अब ये फंक्शन जो है आप जानते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, यानी यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा 1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो x होगा वो होगा π/2, यानी x π/2 होगा और फंक्शन की वैल्यू y की 1 होगी। और फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास वो -1 है, ठीक है। वो आपके पास -1 इसकी मिनिमम वैल्यू और +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और -1 यहाँ पर आएगा, ये आएगा जी x -π/2 और y यहाँ पर आएगा -1 आपका, ठीक है। और 180 डिग्री पर इसका आंसर 0 और -180 डिग्री पर भी इसका आंसर 0। अब हमने ये वाली चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं इस फंक्शन के हवाले से कैपिटल M, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। तो सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन क्या निकलेगा यहाँ पर, सुप्रीमम इस पूरे फंक्शन का सुप्रीमम, यानी कि यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल a और b लिया है मैंने वो ये है, a आपका -π है और b आपका +π है, यानी -π से +π के दरमियान हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल के ऊपर आपके के पूरे फंक्शन का जो ग्राफ है उसको गौर कर लें। सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ पर नज़र आ रही है, तो कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर 1 है। क्लियर होगी बात कि नहीं। उसके बाद स्मॉल m, इस पूरे के पूरे इंटरवल पर, पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है यानी इन्फीमम, वो स्मॉल m है, वो है जी -1, ये -1 है। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर आपको कोई नहीं नज़र आएगी, ठीक है। किस एंगल पर है, -90 के ऊपर है। अब आगे चलते हैं, कैपिटल M के और स्मॉल m के इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन केथ इंटरवल, कि आपने जोन सा केथ इंटरवल उठाया है उस इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगी ये वैल्यू, सही है। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त होगी कि ये स्मॉल m के हमेशा कैपिटल स्मॉल m से m के जो है वो m से हमेशा बड़ा होगा और कैपिटल M के से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम फ़र्ज़ करें केथ इंटरवल, आप कहते हैं कौन सा हमने केथ इंटरवल लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल है मेरे पास -π से +π, मैं अपना केथ इंटरवल उठाता हूँ। केथ इंटरवल का मतलब क्या है यहाँ पर, केथ इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये होगा आसान अल्फाज में, उसका सब इंटरवल। किसका सब इंटरवल, -180 से लेकर +180 के दरमियान आप कोई सा भी इसका एक छोटा सा पार्ट, कोई सा इसका छोटा सा हिस्सा उठा लें, डैट इज़ द केथ इंटरवल, डैट इज़ द सब इंटरवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई 0 से लेकर 90 तक हम चलते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू π/2, ये जो मेरा इंटरवल है ये मैं ऐसे कह लेता हूँ केथ इंटरवल, दिस इज़ माई केथ इंटरवल, 0 से π/2, 0 से लेकर π/2, दिस इज़ माई केथ इंटरवल, ठीक है। इस केथ इंटरवल में आप निकालें वैल्यूज़ किस किस की, स्मॉल m के की और कैपिटल M के की। इस इंटरवल में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू जो होगी 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर फंक्शन का सबसे मिनिमम आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल m के की वैल्यू 0 है, ठीक है।
क्योंकि स्मॉल एम के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन के इन्फीमम को। तो आपने इस पट्टी में 0 से लेकर π/2 के हिस्से में इस पार्ट में देखना है सबसे छोटा आंसर क्या निकलता है। तो सबसे छोटा आंसर इसका निकलता है 0। अब आपने ये देखना है कि कैपिटल एम के यानी कि इसी हिस्से में 0 से π/2 में फंक्शन का सबसे बड़ा आंसर क्या निकलता है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर निकलता है π/2 पर, डेट इज़ 1। तो आप यहाँ पर चेक करके देख लें कि आपका क्या ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करता। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, -1। स्मॉल एम के की वैल्यू कितनी है, 0। तो -1 छोटा होता है 0 से। आगे कैपिटल एम के की वैल्यू इस मरतबा निकली है 1 और कैपिटल एम की वैल्यू भी निकली है 1। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है कि स्मॉल एम लेस देन इक्वल होगा एम के से और एम के लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम के से। और यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये लेस देन इक्वल भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ डिपेंड करती है कि आपने इंटरवल किस तरह का उठाया हुआ है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट उठाता है यहाँ पर इसकी वैल्यू इन दो के दरमियान, मतलब वो उठाता है π/4 से लेकर π/2 के दरमियान, ये उसका केथ इंटरवल है, π/4 से लेकर π/2 के दरमियान। तो इस केथ इंटरवल पर आपके पास यहाँ पर फर्ज कर लें, यहाँ पर आता है π/4। तो π/4 के ऊपर साइन का आंसर कितना होता है, साइन π/4 डेट इज़ 1/√2, 1/√2। तो अब आपका केथ इंटरवल ये सारा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस केथ इंटरवल पर भी आप देख लें सबसे जो मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, वो ये है। कैसे देखनी है आपने मिनिमम वैल्यू, कैलकुलेटर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ग्राफ से चेक कर लेना। तो इसका ग्राफ π/4 से π/2 के दरमियान कहाँ क्या कौन सा हिस्सा बन रहा है इसके ग्राफ का, इस इंटरवल पर इसके ये हिसाब का बनता है। π/4 से लेकर π/2 के दरमियान इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनता है, ये जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है। तो आप देखें कि ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी, यानी π/4 के ऊपर। इस मरतबा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल एम के है वो निकलेगा π/4 के ऊपर और वो निकलेगा 1/√2। और कैपिटल एम के की वैल्यू कहें तो कैपिटल एम के की वैल्यू यहाँ पर है मैक्सिमम, डेट इज़ 1। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रिज़ल्ट समझ आया होगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट आप किसी भी कोई भी फंक्शन आपका बाउंडेड फंक्शन है तो उसमें ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है, ये हमेशा होल्ड करेगा। और ये चंद एक बेसिक नोटेशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, इन बेसिक नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए लास्टली रिमान सम्स के मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि रिमान सम्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, वहाँ पर फार्मूले की बात नहीं की मैंने। रिमान सम्स को ग्राफिकली किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, यहाँ पर आज हम इसका फार्मूले के मतलब बात करते हैं कि रिमान सम्स का फार्मूला कैसा है। नेक्स्ट बेटा, अपर रिमान और लोअर रिमान सम जो हैं इन टर्म ऑफ दीज नोटेशंस, इन नोटेशंस की टर्म्स में आपने कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अपर रिमान सम को आप दो तरह से यहाँ पर डिनोट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपके लोकल ऑथर की जो बुक है मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह साहब की या वाल्टर रुडन, ठीक है, R.G. बार्टल, और चौथी बुक मैंने आपको बताई थी S.P. मलिक की। ठीक है, तो आपकी मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह की जो बुक है उसमें जो नोटेशन इस्तेमाल होती है वो है कैपिटल SFP। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के जो पेपर है उसको भी देखना होता है कि उसमें सम टाइम किस तरह की नोटेशन वो इस्तेमाल कर लेता है, तो आपको इन नोटेशंस के मुताबिक पता होना चाहिए। SFP ये मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह की जो लोकल बुक है उसमें इस्तेमाल की जाएगी, इस्तेमाल की हुई है। और ये जो कैपिटल UPF, यहाँ पर पार्टीशन P जो है वो पहले लिखा हुआ और F फंक्शन बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाल्टर रुडन की जो नोटेशन है उसकी बुक में इस्तेमाल की गई है। अच्छा, तो इनका फार्मूला दोनों में एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, k = 1 से n कैपिटल M के डेल्टा x के। जब आपने अपर रिमान सम निकालना है तो यहाँ पर कैपिटल M के लिखना है। ठीक है, और लोअर रिमान सम के लिए स्मॉल s या यहाँ पर LPF लिख सकते हैं। और फार्मूला इसका है समेशन k = 1 से n स्मॉल m के डेल्टा x के। यहाँ पर जो f और p है वो क्या है, f यहाँ पर एक फंक्शन है आपका, फंक्शन तो है वो तो आप भी जानते हैं कि फंक्शन है, लेकिन फंक्शन कौन सा, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए आपका। ये जो f है ये बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन f बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा तो आप फिर अपर और लोअर रिमान सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और p क्या है, p एक पार्टीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आइंदा जो आने वाले लेक्चर है मैंने इसमें बताया कि हमने थ्योरम को प्रूफ करना है
तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास, पार्टीशन क्या होती है, अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम्स क्या हैं, ये बेसिक नोटेशन, ये इनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन आप लिख के याद कर लें। जब ये याद हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर देखें थ्योरम आपको बआसानी याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो एफ यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन है। अगर बाउंडेड फंक्शन होगा तो ये फिर दोनों कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और अगर ये बाउंडेड नहीं होगा तो ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका फंक्शन है अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और x आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से 1 तक, तो आप जानते हैं कि इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है ये आपका अनबाउंडेड है। जितना आप x इज इक्वल टू 0 के करीब आएंगे आपका फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। व्हेनेवर x अप्रोचेज टू 0 देन फंक्शन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप कहें कि लोअर अपर मान सम कैलकुलेट करना है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसलिए एक और रिजल्ट भी याद रखिएगा, और ये आपके MCQs भी आया हुआ है पेपर में, कि अपर और लोअर मान सम जो हैं ये हमेशा बाउंडेड होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। या नन ऑफ दीज की ऑप्शन थी। तो अपर एंड लोअर रिमान सम्स ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है। ग्राफिकली बिकॉज दे रिप्रेजेंट, अपर रिमान सम रिप्रेजेंट ग्राफिकली एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स। सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वो रेक्टेंगल्स आप जितनी बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से एरिया निकल आएगा, लेकिन एरिया हमेशा बाउंडेड होगा वो। सही है। इसी तरह लोअर रिमान सम जो है वो एरिया अंडर द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह जितनी मर्जी आप रेक्टेंगल बढ़ाते जाएं उनका एरिया हमेशा बाउंडेड होगा। लिहाजा ये दोनों जो अपर रिमान सम तो लोअर रिमान सम जो हैं हमेशा क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक है। और इनके लिए शर्त यह है कि जो फंक्शन है वो बताते खुद पहले बाउंडेड हो। ठीक है। तो 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। बाउंडेड फंक्शन क्या है, पार्टीशन को किस तरह डिफाइन किए जाते हैं, अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम्स क्या है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन के मतलब बात करेंगे। ठीक है। रिमान इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ये लेक्चर अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।